हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए। गोइंग कंसर्न एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्या गोइंग कंसर्न एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या कहता था, चलता चले। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता था, एक ऐसा पीरियड जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं। कुछ नहीं याद आ रहा है, प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। एंड इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट कॉस्ट कंसेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट, कॉस्ट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट। व्हाट दिस कॉस्ट कंसेप्ट सेज, कोई भी एसेट्स रिकॉर्ड होंगे हमारे बुक्स में ओनली इन कॉस्ट। क्या, ओनली इन कॉस्ट। ऑल एसेट्स रिकॉर्ड होंगे बुक में एट देयर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो हम उनको दे के आए हैं, जो हमने उनको पैसा दिया है परचेज पे, वो हमारी ऑलरेडी कॉस्ट है, हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, बेसिक। अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम जब एसेट परचेज कर रहे होते हैं, हमारी 3 टाइप की कॉस्ट इनकर होती है। क्या होती है, 3 टाइप की कॉस्ट इनकर होती है उस एसेट को कॉस्ट पे लाने के लिए, परचेज वैल्यू पे लाने के लिए। ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो आपने सिर्फ नॉलेज के लिए अंडरस्टैंड करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। नॉट इन द बुक्स, एनसीईआरटी। ये आपको बहुत बड़े लेवल सीएस की बुक में मिलेगा इन डिटेल, बट ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए रेलिवेंट है दिस, कि हर एसेट रिकॉर्ड होगा परचेज प्राइस पे, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं, राइट। कॉस्ट पे एक एसेट को लाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होती है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें आपको बताया ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, परचेज और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। जब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप कुछ इंक्लूड करोगे नहीं करोगे, हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। तो मैं नहीं चाहता गलत हो, तो समझने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। देखो, कोई भी हम एसेट परचेज करते हैं, सबसे पहले हमारी लगती है परचेजिंग कॉस्ट। मैंने किसी दुकानदार पे गया, मैंने एसेट को परचेज़ किया, बना बनाया एसेट खरीदूँगा, दैट कॉस्ट ऑफ परचेज़। अगर मैं कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ परचेज़ लगेगी। फिर मैं अपनी फैक्ट्री में उसको लेके आऊँगा, दैट कॉल्ड वो ट्रांजैक्शंस कॉस्ट, ठीक है। फिर मैं उस पर लेबर लगाऊँगा, ठीक है। फिर वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको मैं आगे बेच सकता हूँ। तो मेरी उस फाइनल प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट जो होगी, वो होगी जो मैंने शुरू में परचेज़ किया था। कन्वर्जन जो मैंने उस पर लेबर लगाई थी उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्लस कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो मुझे वहाँ से परचेज, जहाँ से मैंने परचेज़ किया था और अपनी फैक्ट्री में बनाने तक का लाया हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो मेरी लगी, वो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी। तो 3 टाइप की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन्स एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट। अब सारे एसेट को हमें कॉस्ट में रिकवर करना है। कॉस्ट में रिकवर लाने तक का कौन कौन से खर्चे होते हैं हमारे, कॉस्ट ऑफ परचेज जो मैंने ख़रीदा था, मैं वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक लेके आया, उस रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट किया फाइनल प्रोडक्ट में जो मैं आगे बेच सकूँ। तो उस फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट तक का लाने के लिए मुझे उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। वो ट्रांसपोर्ट जो रॉ मटेरियल को मैं यहाँ तक लेके आया था उसकी कॉस्ट लेनी पड़ेगी, और जो लेबर लगाई थी मैंने उसको कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में, मुझे उसकी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। ईजी, अंडरस्टूड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। दिस इज, मैंने एक एसेट परचेज किया है किसी एबीसी से। सी, मैं राम हूँ, मैं एबीसी के पास जाता हूँ, एबीसी एलटीडी, राम एलटीडी, ठीक है। राम जाता है एबीसी पे कि उसको एक मशीनरी कह लो, या सोचो राम का बिजनेस है कपड़े बनाने का, राइट। तो वो कपड़े का रॉ मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल क्लोथ्स का, ठीक है, ये एबीसी से। तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ कितनी होगी, परचेज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 100 lakhs। अब मुझे उस क्लोथ को एबीसीडी से
राम एलटीडी में लाने में लगे 2 लाख रुपए, तो मुझे 100 लैक्स प्लस 2 लाख जो मेरे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अदर डायरेक्ट कॉस्ट में आती है, ठीक है। मुझे अब मैं जब बना रहा था तो मुझे जो उसने सामान लाया उसमें कुछ सामान थोड़ा सा प्लांट एंड मशीन कुछ रिपेयर कराना पड़ा जिसको मैं आगे यूज़ कर सकूं। उस कपड़े को मुझे उस पर एक फैब्रिक और चढ़ाना पड़ा, कुछ ऐसी लेयर चढ़ानी पड़ी बेचने के लिए आगे, तो उसकी कॉस्ट मुझे क्या लगी 5 लाख, और 3 लाख का मुझे अभी इंस्टॉलेशन हुआ है। क्या हुआ है? इंस्टॉलेशन। ये जो मैंने बनाया था आपका एग्जाम्पल, मैंने बनाया था प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, राइट। तो इस प्लांट एंड मशीनरी को जो मैं क्लोथ के लिए लाया था, क्या लाया था? क्लोथ्स को बेचने के लिए लाया था। मुझे क्लोथ बनाने थे, मैं इस पे गया, मैंने कहा मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी दे दे ABC। इसने कहा भैया 100 लैक्स की वो मशीन होगी। मुझे 100 मशीन लाने में 2 लाख रुपए और लग गए, ठीक है। लाने के बाद मुझे पता चला मशीन में मुझे थोड़ा वर्क और कराना पड़ेगा, दैट कन्वर्जन, ठीक है, जिससे मैं फाइनल प्रोडक्ट को बना सकूं। मुझे 5 लाख और लग गए। अब जब मैं मशीन ले आया था, मुझे यहाँ से मशीन को रखवाना था, एक प्लेस पे इंस्टॉल कराना था, मुझे उस इंस्टॉलेशन के भी मुझे कुछ पैसे देने पड़े, जो कि हुए 3 लाख रुपीज़। तो टोटल 100 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 110 लैक्स, ठीक है। एक्चुअली LAKH मुझे 110 लाख रुपए लगे। तो मैं बिजनेस में अपनी मशीनरी को जो मैं खरीद के लाया हूँ वो इस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूँगा। किस अमाउंट पे? इस अमाउंट पे। सो कॉस्ट क्या होगी हमारी, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ परचेज 100, कन्वर्ट हुआ 5 लाख, जो मैंने रिपेयर्स कराई कि उसको मैं फाइनल प्रोडक्ट में बना सकूं, मैं प्रोडक्ट को बनाऊं, उसको यूज़ कर सकूं, जिससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जाए, 5 लाख। और अदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई? इंस्टॉलेशन मुझे करानी पड़ी, मुझे वहाँ से लेके आना पड़ा 2, ठीक है ना। बट एक चीज़, एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं लिखना, अभी आपकी इतनी बड़ी क्लास नहीं है। अगर आप CA कर रहे होते तो पक्का मैं कहता कि आप इसको ऐसे प्रेजेंट करो, बट अभी जो आपकी बुक्स में प्रेजेंट किया गया है, सिंपल वे, आपने परचेज़ की, आपने ट्रांसपोर्ट करी, आपने रिपेयर्स करी, इंस्टॉलेशन करी, टोटल कॉस्ट, दिस इज़ द वे यू हैव टू प्रेजेंट इन योर एग्ज़ाम्स। सो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? आपको all the assets will be recorded in the book at their purchase price, that is the cost. Thank you. Hopefully आपको ये cost concept समझ आया होगा। We will see you in next class. Bye bye. Like, share, subscribe. See you next class.